हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, यानी कि अंतिम खाते समायोजनाओं के साथ। तो इसमें हमने ये जितनी भी समायोजनाएं हमने दे रखी हैं, जैसे अंतिम खाता, दत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अग्रिम प्राप्त आय, ह्रास, अतिरिक्त डूबत ऋण, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, देनदारों पर छूट के लिए प्रावधान, प्रबंधक कमीशन, पूंजी पर ब्याज आदि, इन सभी के बारे में हमने लगभग जो उनकी जनरल एंट्रीज हैं और उनका व्यापार खाते या लाभ हानि खाते तथा जो हमारा तुलन पत्र या बैलेंस शीट में क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं हम इससे जो पहले पार्ट हैं वीडियोस के उनमें। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जो इस प्रकार है। तो ये हमारी जो प्रॉब्लम है यहाँ से है प्रॉब्लम नंबर 1, निम्न सूचनाओं से 31 मार्च 2022 का व्यापार लाभ हानि खाता और तुलन पत्र बनाइए। तो जिसमें आपको गिवन है, जैसे ये आपका आहरण, बैंक रोकड़, जो डेबिट बैलेंस है आपका ट्रायल बैलेंस की, जो डेबिट साइड में जो भी बैलेंस है वो ये इस प्रकार दे रखे हैं और जो क्रेडिट साइड के बैलेंस हैं वो इस प्रकार दे रखे हैं इसमें। अब कुछ आगे भी क्वेश्चन का कुछ पार्ट आगे भी दिया हुआ है, ये देख लीजिए आप। पूरा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं ध्यान से। ये है आपका इसमें यहाँ इस वाले पेज पर हमें सिर्फ वो दिए हुए हैं डेबिट के बैलेंस, क्रेडिट में इधर इस वाले पार्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो दोनों तरफ पर टोटल दे रखा हमें ट्रायल बैलेंस का 4,74,250 और क्रेडिट का भी 4,74,250। अब हमें कुछ समायोजनाएँ दी हुई हैं इसमें। तो समायोजनाएँ हमारी इस प्रकार, पहले है अंतिम स्टॉक 70,000 रुपये है। दूसरा है देनदारों पर संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान है आपका 10% जो बनाना है आपको। और तीसरी समायोजना है हमारी पूर्वदत्त बीमा 150 रुपये है। और नंबर 4 पर है बकाया किराया 150 रुपये। और नंबर 5 है ऋण पर ब्याज जो देना है हमें वो है 6% की दर से। तो ये कुछ हमें वैल्यू दे रखी हैं और इनको हम अपना क्या बोलते हैं फाइनल अकाउंट में किस प्रकार दिखाएंगे और उसके लिए मैं क्वेश्चन करूंगा। तो सबसे जो पहला हमारा काम होता है, ये जो हमारी समायोजनाएं दे रखी होती हैं इनको हमें क्या करना होता है, जो हमारा क्वेश्चन होता है उसी में, जैसे सबसे पहले स्टॉक तो अंदर होता नहीं है ट्रायल बैलेंस में, तो इसमें हमारा होता है जैसे ऋण पूर्वदत्त व्यय है, तो पूर्वदत्त व्यय में बीमा है, तो बीमा इस पेज पर दिया हुआ है तो ये बीमा पर टिक लगा लेंगे हल्का सा। और दूसरा देनदारों पर है, तो देनदार इस पेज पर यहाँ दिए हुए हैं क्या, इस इधर नहीं है ये, हाँ देनदार हैं यहाँ पर टिक लगा लेंगे हल्का पहचान के लिए। फिर है ऋण, तो ऋण उस पेज पे मिलेगा। बकाया किराया है, तो किराया एवं कर भी इसी पेज पर दिया हुआ है। 3 एडजस्टमेंट ये हो गई। चौथी हमारी अंतिम रहती है 1 बची। अब ऋण पर देय ब्याज 6%। तो ये ऋण हमारा जो होगा इधर क्रेडिट साइड में होगा। तो ऋण हमें दिया हुआ है, देखो जरा, ये रहा 15,000 रुपये का ऋण है ये, ठीक है ना, 15,000 रुपये का ऋण है ये वाला, ठीक है। तो हमने सभी पे टिक लगा लिया है। और हम ये टिक हल्का सा क्यों लगाते हैं, ये इसलिए लगाते हैं जिससे कि जब हम इन्हें अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में मेंटेन करेंगे तो जिससे इसे टिक लगा हुआ तो इससे हमें पता लग जाए कि इस पर कोई समायोजना या एडजस्टमेंट हमें दी हुई है, तो हम उसी को साथ के साथ एडजस्ट कर लेंगे। तो हम करते हैं इसको किस प्रकार करेंगे, मैंने फॉर्मेट बना रखा है और क्वेश्चन की सारी चीज़ें एक साथ 1 बाय 1 लिखते चलेंगे। इसमें होता क्या है, हम दोनों फॉर्मेट एक साथ बनाएंगे। तो देखो ये वाला फॉर्मेट मेरा बना हुआ है आपका ट्रेडिंग अकाउंट का, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द एंडेड ईयर 31 मार्च 2022। और ये डेबिट साइड होगी और ये क्रेडिट साइड होगी। इसी के बराबर में मैंने बना लिया, इसी के साथ साथ ही ये बैलेंस शीट एज ऑन लिख देंगे यहाँ पे 31 मार्च 2020, यानी कि 2022। तो ये हमने सारी चीज़ें लिख दी हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, साथ के साथ एक एक एलिमेंट वहाँ से उठाएंगे और लिखते चलेंगे। जो आपका बैलेंस शीट में आता है उसे हम बैलेंस शीट में लिखेंगे और जो आपका क्या कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है जी। तो देरी ना करते हुए हम लिखते हैं इसको।
जो सबसे पहला पॉइंट हमें दिया हुआ है वो है आहरण। तो आहरण जो आता है, हम डेबिट साइड से उठाएंगे, देखो जरा यहाँ पर ये हमें दिया हुआ है आहरण। तो आहरण है, बैंक में रोकड़ है, प्राप्य विपत्र है, भूमि व भवन है, फर्नीचर, बट्टा, प्रदत्त। प्रदत्त मतलब जो हमने दिया है, बैंक शुल्क, वेतन। ठीक है, तो सबसे पहले आहरण है। तो आहरण क्या होता है? आहरण आता है हमारा इसमें, क्या बोलेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो बैलेंस शीट हमारी क्या है? ये है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट को सबसे पहले मैं कैपिटल लिख देता हूँ। क्या लिखूंगा? कैपिटल। कैपिटल मैंने लिख दिया, और इसके बाद यही कैपिटल में से माइनस होगा आपका ड्राइंग। ड्राइंग लिख दिया, और ड्राइंग दे रखा था हमें 6000, हम लिखते हैं 6300, और इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। उसके बाद हमें दिया है बैंक में रोकड़। बैंक में रोकड़ हमारी संपत्ति होता है, और ये आएगा आपका बैंक में रोकड़ एसेट साइड, यानी संपत्ति पक्ष के वाली साइड में। तो लिख देंगे कैश एट बैंक। कितने रुपए दिया हुआ है? ये है 13,800, 13,870, 13,870 इस तरीके से। बाकी हटा दूँ तब से आएगा। अच्छा हाँ जी। इसके बाद अगला जो हमें दिया हुआ है वो है प्राप्य विपत्र। प्राप्य विपत्र को लिखते हैं हम बिल्स रिसीवेबल। क्या है? बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल है आपके 1860 के, लिख देंगे आप 1860। उसके बाद है भूमि व भवन। तो ये आता है आपका भूमि एवं भवन, लैंड एंड बिल्डिंग। कितना लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है आपको? 42,580, 42,580। इसके बाद आपको फर्नीचर लिखेंगे यहीं पर, ये भी हमारी संपत्ति है फर्नीचर, और इसकी अमाउंट दिया हुई है फर्नीचर की 5130, 5130। इसके बाद है प्रदत्त बट्टा और बैंक शुल्क। तो ये आपके जो आएंगे, ये आपके आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम ये ऊपर वाला जो पार्ट है कुछ ये मान लेते हैं प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का, और आधे से नीचे को हम इसको लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मान के। यहाँ से नीचे का हिस्सा हो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो इसमें क्या है? सबसे पहले प्रदत्त बट्टा यानी डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड या पेड। डिस्काउंट पेड कितना किया है हमने? डिस्काउंट पेड क्या है? 3960, 3960, 3960। उसके बाद है बैंक शुल्क। तो यहाँ लिख देंगे टू बैंक शुल्क या बैंक चार्ज। कितना है बैंक चार्ज? बैंक चार्ज है 100 रुपये। इसके बाद आता आपका वेतन। तो वेतन को लिखते हैं हम सैलरी। सैलरी कितना है? 64,20। अब यहीं पे देखो आप, इसी में से लिख लेते हैं हम। ये मैंने आपको अभी तक जो जितने भी एलिमेंट लिखे हैं, तो ये आपके ये डेबिट साइड में जो दिए हुए थे ये सभी लिख लिए वेतन तक। अब यहीं पे मैं इसके साथ साथ इसी पेज पे जो दिया हुआ है हमें, पूंजी है, बट्टा है, प्राप्त, ऋण है, क्रय वापसी है, विक्रय है, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान है या लेनदार, यहीं से लिख लेता हूँ। अगले पेज पे जाएंगे तो हमें दोबारा यहाँ नहीं आना पड़ेगा। ठीक है ना? तो लिखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हमें दी हुई है पूंजी। तो पूंजी है 1,50,000। पूंजी मैंने यहाँ पहले से लिख रखी है, देखो ये कैपिटल। तो कैपिटल की अमाउंट लिखनी बाकी है 1,50,000, 1,50,000 लिख दिया मैंने। इसके बाद अब है बट्टा प्राप्त। तो बट्टा प्राप्त आपका यहाँ आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। लिख देता हूँ यहाँ पे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड।
डिस्काउंट रिसीव्ड। आगे कितना था डिस्काउंट रिसीव्ड, ये है 2980, 2980। इसके बाद आपको दिया हुआ है लोन, तो लोन आपका आएगा बैलेंस शीट में। यहाँ थोड़ा सा इस पर छोड़ देते हैं क्योंकि नेट प्रॉफिट या कोई और चीज़ें होगी यहाँ आएगी, तो यहाँ लिख देता हूँ लोन। लोन है हमारा 15,000 रुपये का, तो ये 15,000 रुपये था और इस पर कोई एडजस्टमेंट दे रखी थी, तो हमें देख लेते हैं कोई हमें इंटरेस्ट ऑन लोन दिया तो नहीं है पहले से। तो देखो डेबिट वाले कॉलम में हमें यहाँ पर कोई भी लोन वगैरह नहीं दिया हुआ है। जब नहीं दिया इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है तो अगले पेज पर देख लेते हैं, अगर होगा तो कोई ठीक है, नहीं तो जो हमें 6% की एडजस्टमेंट है उसी से कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ से बीमा है, बीमा, डूबत ऋण, देनदार, संयंत्र, मशीन, सामान्य व्यय, किराया, भाड़ा और ये विक्रय, वापसी, स्टॉक, आरंभिक और क्रय। तो यानी कि हमें कहीं भी हमने ऐसा कोई ब्याज नहीं था जो ब्याज चुकाया हो, तो 6% का हमें पूरा पूरा ब्याज देना है इनको। तो वो ब्याज निकल के आएगा आपका कितना, ब्याज निकल के आएगा आपका आउटस्टैंडिंग जो ब्याज था निकाल लेते हैं 15,000 का, यहीं पे निकाल लेते हैं जो ब्याज हमें देना है, प्लस कर लेंगे यहाँ पर और लिख देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लिख दिया और यहीं निकाल लेते हैं 15,000 मल्टीप्लाई कितना था 6/100, तो ये कितना हो गया जी आपका, इस 0 से 0 कट जाएगी दोनों, तो जब 150 150 गुणा 6 करेंगे तो जी ये आ जाएगा आपका कितना 15 छिक्का 90 यानी 900 रुपये। दोनों को ऐड करके लिख देंगे तो हो जाएगा 15,900 रुपये आपकी अमाउंट आ जाएगी इंटरेस्ट की बैलेंस शीट में। उसके बाद आएगा आपका, आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा था अगला पॉइंट है हमें दिया हुआ जो है इसमें, हाँ इधर था ये, इधर चल लेते हैं हम कैपिटल की तरफ। लोन वाला पॉइंट हो गया, हाँ लोन जितनी भी एडजस्टमेंट है वो 2 जगह लिखेंगे, मैं अलग शो कर देता हूँ। ये हो गया आपका एक एडजस्टमेंट ये हो जाती है, इसकी अमाउंट में मैं यहाँ से अलग से शो कर देता हूँ रेड पेन से, आपको अच्छे से याद रहेगी, प्लस मार्क बना दिया। और यहाँ भी मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की 2 साइड में लिखूंगा इसको, 2 क्या लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, शॉर्ट में लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, कितने रुपए आया था ये 900 रुपये। आगे बढ़ेंगे, अगला जो पॉइंट है इसका वो है क्रय वापसी। तो यहाँ सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर जो आएगा आपका, ये आएगा आपका ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आएगा, यहाँ अभी दिया नहीं है बाद में आएगा। और यहाँ लिख लेता हूँ 2 परचेज भी आगे आएगी। अब इसमें से ये 3 जो 2 मैंने लिखे नाम, एक तो ओपनिंग स्टॉक और एक 2 परचेज, ये दोनों का प्लेस स्टार्टिंग मतलब फिक्स है, ये स्टार्टिंग में आएंगे, उसके बाद जो सीक्वेंस है उनका ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों का जो स्थान है वो फिक्स है, ये यहीं पे लिखेंगे स्टार्टिंग में। यहाँ अब हमें दिया होता क्रय वापसी, तो क्रय वापसी को लिखेंगे परचेज रिटर्न, तो ये हमें दी हुई है 1450 रुपये की, 1450। आगे बढ़ते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे और अंडरलाइन कर देंगे। आगे बढ़ते हैं विक्रय। विक्रय आपका आता है जो ट्रेडिंग अकाउंट की बाई साइड में, बाय सेल्स। सेल्स है आपकी 2,81,500, 2,81,500। अभी इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस होगी। इसके बाद क्रेडिट साइड में हमें दिए हुए हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो इनका एडजस्टमेंट करेंगे।
इसके बाद दे रखे हमें क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हमारे यहाँ आएंगे जहाँ हमने बैलेंस शीट के नीचे ये लिखा था बैलेंस शीट में लोन, यहीं पे लिख देते हैं क्रेडिटर्स भी। तो ये होगा आपका क्रेडिटर्स, लेनदार को बोलते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर्स कितने के हैं, ये हमारे दिए हुए हैं 18,670। अमाउंट यहीं आ जाएगी 18,670। ठीक है जी। अब हमारा एक पॉइंट रह गया है संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, इधर से बाकी हमने लिख लिया है। अब अगले पेज की तरफ चलते हैं जो हमारे एलिमेंट दिए हुए थे। जैसे सबसे पहले इसमें ऊपर दिया हुआ था परचेज, तो परचेज मैंने लिखा हुआ है और परचेज के अमाउंट हम डायरेक्ट लिखेंगे और इसमें से माइनस करके लिख देंगे। परचेज है हमारी 1,99,080 की, 1,99,080 और इसमें से माइनस करेंगे तो ये बच रहा है हमारा 1,97,630। इसी के नीचे हमें दिया हुआ है प्रारंभिक रहतिया जो है 60,220। लिख देता हूँ मैंने लिखा हुआ ओपनिंग स्टॉक 60,220। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। इसी के नीचे हमें जो प्रारंभिक स्टॉक इसके लिए दिया विक्रय वापसी, तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा, विक्रय वापसी लिखेंगे इसके लिए सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न आएगा आपका कितना 1870, लिखेंगे 1870 और ये अंडरलाइन करने के बाद अमाउंट बचेगी घटा के 2,79,630। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद आपको दिया हुआ है भाड़ा, भाड़ा मतलब कैरेज 5,170। तो कैरेज आपका कहाँ आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट की टू साइड में, टू कैरेज 5,100 कितना है 70। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा आ गया। उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन में किराया व कर, तो किराया व कर जो आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टू साइड में आएगा, टू रेंट एंड टैक्स। रेंट एंड टैक्स में मैंने मार्क लगाया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसमें कोई गड़बड़ है, गड़बड़ मतलब एडजस्टमेंट है। तो किराया एवं कर पर आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 150 रुपये। अलग पेन से लिख लेता हूँ मैं, प्लस करेंगे इसको, प्लस शॉर्ट में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग और लिख देता हूँ रेंट कितना है। अच्छा पहले ये लिख लेता हूँ, रेंट हमारा कितना है, रेंट है आपका 7,680, 7,680। इसमें हमें प्लस करना है रेंट जो आउटस्टैंडिंग 150 और दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी आपकी प्लस माइनस होकर 7,830, 7,830। आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद अगला जो खर्चा है वो है जर्नल एक्सपेंस। लिखते हैं जर्नल एक्सपेंस को, लिख देंगे टू जर्नल एक्सपेंसेस। कितने रुपए के दिए हुए हैं ये जर्नल एक्सपेंसेस थे आपके 3,630, 3,630 के। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ संयंत्र एवं मशीन, तो संयंत्र एवं मशीन आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी, प्लांट एंड मशीनरी के नाम से लिख देते हैं। बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। ये दिया हुआ है आपको 31,640, 31,640। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब दिया हुआ है डेटर्स, यहीं पर है। हाँ मैंने आउटस्टैंडिंग रेंट की एडजस्टमेंट तो लिखी लेकिन बैलेंस शीट में नहीं दिखाया, ये गलती हो गई। साथ ही साथ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट बैलेंस शीट में, यहाँ आएगा जी आउटस्टैंडिंग
रेंट इस साइड में आता है, लाइब्रेरी साइड में 150 रुपये। आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद है डेटर्स। तो डेटर्स जो है हमारे कितने के दिए हुए हैं? डेटर्स आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में 82,740 लिख देते हैं, 82,740। इसमें से माइनस करेंगे हम प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स या डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से। तो ये कितना दिया हुआ है हमें? एडजस्टमेंट में दिया था 10% निकालना है। कितना निकालना है चेक कर लेते एक बार। हाँ 10% निकालना है। तो जब हम 82,740 का 10% निकालेंगे तो 0 हट जाएगी सिर्फ, और ये आ जाएगा आपका कितना? एडजस्टमेंट है, ये भी अमाउंट रेड पेन से लिख देता हूँ, 8274। और ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो हमारी बैलेंस शीट के अंदर आएगी, और वो कितनी आएगी? 74,466 ये अमाउंट आती है आपकी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? देनदार हो गए। हाँ इनको साथ साथ यहाँ लिख देते हैं हम, उसी के साथ रेड पेन से लिखूंगा। जो भी हमारा ये एडजस्टमेंट में माइनस हुआ है वो यहाँ आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टू साइड में। नाम होगा इसका टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स ये हो गई आपके कितने के थे? 82 और 74। ठीक है। इसके बाद वहाँ माइनस हुआ, ये इधर आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स यहीं आ जाएंगे, सीधे सीधे लिख देता हूँ यही, इसी में ही टू बैड डेब्ट। बैड डेब्ट्स दे रखे हैं हमें क्वेश्चन में 1250 के, तो यहीं लिख देता हूँ 1250। ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जो लास्ट एलिमेंट है वो है इंश्योरेंस। एक गड़बड़ हो गई हमसे, हमारे पास पुराना प्रोविज़न और था, वो हमने प्लस माइनस नहीं किया है। तो पुराना जो प्रोविज़न था वो कितना था? पुराना प्रोविज़न दे रखा 4650 का। तो नए वाले में से हमें पुराना वाला माइनस करके तब लिखना पड़ेगा। तो प्रोविज़न है 8274 का तो नया, और पुराना है हमारा 4650। तो इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? वो अमाउंट हमारी फाइनल अमाउंट आएगी। समझे जी? तो उन सबको माइनस प्लस करके तो क्या बचेगा आपका? ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से, और ये लिखता हूँ, ये 4, और आपका ये होगा 7 में से 5 गया 2, और ये बचा आपका 2 यानी कि 12 में 6 गया 6, 8 यहाँ 7 में से 4 गया 3। तो ये 3600 आपका 24 रुपये आएगा, क्योंकि न्यू वाले प्रोविज़न में से हम ओल्ड वाला प्रोविज़न माइनस करके तब लिखते हैं। यही होता है, पेज जब हम पलट देते हैं तो ये गलती हमसे हो जाती है कि हम वो वाली अमाउंट भूल जाते हैं कि इस पर कोई और भी एडजस्टमेंट थी। आगे बढ़ते हैं। अब आएगा आपका इंश्योरेंस प्रीपेड और इंश्योरेंस वाला पॉइंट। तो ये है आपका टू इंश्योरेंस आपको गिवन है क्वेश्चन में 750 का, और आपके पास यहाँ पर प्रीपेड है, प्रीपेड इंश्योरेंस है कितने रुपए का? 50 रुपये का। अब 50 रुपये आप माइनस करेंगे, जो अमाउंट बचेगी वो वाली अमाउंट आप लिखेंगे इसमें। कितना बचा आपका? 750 में से 750 रुपये माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा सिर्फ 700 रुपये। इस तरीके से आपने सारी अमाउंट लिखनी इधर भी। और ये जो आपके इंश्योरेंस के पैसे हैं ये आपके यहाँ भी आएंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी, जो एसेट साइड है, सॉरी,
प्रीपेड इंश्योरेंस कितने थे? 50 रुपये। अब एक एडजस्टमेंट बची है, एक एडजस्टमेंट आपकी जो है फर्स्ट वाली ये सभी में मिलेगी। और क्लोजिंग स्टॉक, ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना? 70,000 रुपये। 70,000 रुपये यहाँ आएगा और ये 70,000 रुपये आपके यहाँ भी आएंगे एसेट साइड में। तो लिख देता हूँ क्या? क्लोजिंग स्टॉक 70,000 रुपये। ठीक, अब लगभग यानी सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं। अब हमें क्या करना है? टोटल करते जाना है और उत्तर लिखते हुए जाना है। इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 3,49,000, 3,49,630। और इधर भी यही लिखेंगे 3,49,630। और इधर के टोटल में से इसका टोटल माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट जो निकल के आएगा उसके लिए CD लिखेंगे और ये इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 86,610। अब ये जो क्रॉस प्रॉफिट होता है ये इस तरीके से यहाँ ट्रांसफ़र होगा, और लॉस होता तो इधर आता, तो यहाँ आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD और ये आएगा आपका 86,610। अब क्या करेंगे? अब फिर से वही काम करेंगे, इन दोनों का टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद जो भी आएगा उसमें से डेबिट साइड का जो अमाउंट है उनको माइनस करके आप निकालेंगे नेट प्रॉफिट। कितना आएगा? इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आता है ये 89,590, 89590। और इसमें से इसे माइनस करेंगे डेबिट का टोटल करके तो वो निकल के आएगा आपका डिफरेंस। उसके लिए लिखते हैं आप नेट प्रॉफिट और ये आएगा आपका नेट प्रॉफिट। माइनस करते हैं दोनों में से तो क्या आएगा? ये आएगा 61,176। माइनस कर लिया तो ये आया। अब ये जो प्रॉफिट है ये ट्रांसफ़र होता है किसमें? ट्रांसफ़र टू कैपिटल, ट्रांसफ़र टू कैपिटल। कैपिटल में मतलब ऐड होगा, तो कैपिटल हमारी यहाँ बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, तो यहाँ आप प्लस कर देंगे इसको। मैं रेड पेन से लिख के दिखाता हूँ, इसे भी याद रहे हमेशा। नेट प्रॉफिट कितना था? 61,176 रुपये का। तो इन तीनों को प्लस माइनस करेंगे तो आपकी अमाउंट आएगी लगभग कितनी? जोड़ लेते हैं, इनको माइनस कर लेते हैं, तीनों को प्लस माइनस करके तो ये आएगा 2,04,876। ठीक, अब ये हो गया। अब इन दोनों को हम बैलेंस शीट की जो एसेट साइड है और एक लायबिलिटी साइड है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये दोनों साइडों को जोड़ के ये आ जाएगा 2,39,500 कितना? 96। 2,39,596। इस जो हमारा फाइनल अकाउंट होता है तो इसकी एक पहचान होती है। ये हमें बोर्ड परीक्षा में हमें ये वाले आंसर जो नेट प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है जो हमने निकाले, ये नहीं गिवन है, ठीक, और ना ही बैलेंस शीट का टोटल होता है। लेकिन हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे पूरा अपने रूल्स रेगुलेटर जो भी रूल्स हमें दिए हुए हैं या समझाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम बनाते हैं तो ये पक्का है कि हमेशा आपकी बैलेंस शीट का जो लायबिलिटी साइड का टोटल है अमाउंट का और जो एसेट साइड का जो टोटल है वो हमेशा इक्वल आएंगे। तो आप ये चेक कर लेना, आप अगर सही बनाते हुए जा रहे हैं तो एक बार में आपके अगर दोनों सही आ जाते हैं, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का टोटल इक्वल आता है, तो आप श्योर हो जाएंगे कि हाँ मैंने जो नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट निकाले वो सही ही होंगे। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हम
आने वाली जो वीडियो होगी उसमें और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहेंगे और ये चैप्टर हम पूरा सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप बोर्ड परीक्षा के लिए मैं लाइव आपके लिए 5 नवंबर से स्टार्ट करने वाला हूं। 12th क्लास के लिए और 10th क्लास के लिए लाइव आएंगे और आप बाकी ये तो हमारा जो भी है ये मैं आपके लिए इसमें प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।